डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी की जो विदेश नीति थी उसके अंतर्गत हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखे और उसमें देखा था कि किस प्रकार हिंदू धर्म में गोद लेने की प्रथा थी और उसको लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार अपने 3 श्रेणियों में विभाजित कर गोद लेने की प्रथा का प्रतिपादन किया, उसके बारे में बताया गया था। और उसके बाद फिर हमने देशी राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में किस प्रकार विलीन हुआ, जिसमें सबसे पहले सतारा था, फिर नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर आदि के बारे में बताया गया था। फिर हम देखते हैं कि कुशासन के आधार पर भी देशी राज्यों का वो अपहरण करता था, जिसमें बरार, अवध जैसे राज्य शामिल थे। कुछ राज्यों को वह पेंशनों की समाप्ति कर मिलाता है और बाद में वो युद्ध के आधार पर कंपनी का अपना विस्तार करता है, जिसके समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होता है और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और बाद में सिक्किम के साथ अपने किस प्रकार संबंध स्थापित करता है। ये सब चीजें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है लॉर्ड डलहौजी, कंपनी का प्रशासन और लॉर्ड डलहौजी ने जो सुधार किए हैं, जिसको हिंदुस्तान में जाना जाता है सुधारों के लिए लॉर्ड डलहौजी को, तो उसके बारे में आज यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी का कंपनी का प्रशासन था वो किस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम उस पर ही चर्चा करेंगे कि विलियम बेंटिंग के पश्चात कंपनी शासन में महत्वपूर्ण सुधार करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वो 1848 से 56 ईस्वी के बीच में रहा है। वह एक साम्राज्यवादी विचारधारा के व्यक्तित्व थे और उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसको सुदृढ़ीकरण भी प्रदान किया और सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए वो अनेक प्रशासनिक प्रबंध भी करते हैं। उसके प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो था वो केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ करना था। इसी कड़ी में वो प्रशासन की कड़ी में उस समय एक्ट आता है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और इसके तहत क्या क्या उसमें मूल धारणाएं होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया था और कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदत्त यह अंतिम आज्ञा पत्र माना जाता है। इसके द्वारा इंग्लैंड की सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने एवं उस पर नियंत्रण रखने का और अधिक विस्तृत अधिकार मिल जाता है। ये अंतिम आज्ञा पत्र इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके बाद 1857 की लड़ाई होती है और उसके बाद वायसराय का पद क्रिएट होता है और अधिनियम बन जाते हैं, तो इसलिए ये अंतिम आज्ञा पत्र था। तो इसमें बताया गया है कि इस कानून के अनुसार कंपनी के संचालकों की सदस्य संख्या जो थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है और इनमें से 1/3 सदस्यों को इंग्लैंड के सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने की भी व्यवस्था की जाती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया गया तथा उसके अधिकारों में वृद्धि भी की जाती है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब से प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हिंदुस्तान में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत अगर कहते हैं कौन से चार्टर एक्ट से शुरुआत हुई है तो 1853 का चार्टर एक्ट, ये याद रखना है। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत इस एक्ट के द्वारा भारत में होती है। गवर्नर जनरल के काउंसिल के विधि सदस्य का पद अब स्थायी बना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक विधि सदस्य अतिरिक्त नियुक्त की गई थी और उस पर लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा उस पद को यहां स्थायी कर दिया जाता है। कानून बनाने के लिए 6 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए जाए। गवर्नर जनरल को उसके काउंसिल के बहुमत को भी रद्द करने का अधिकार यहां दिया जाता है और बंगाल के प्रशासन के लिए एक उप गवर्नर की बहाली भी यहां पर की जाती है। तो ध्यान रखना है कि 1853 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। पहली शर्त उसमें बताया था कि कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने और उस पर नियंत्रण रखने का इंग्लैंड की सरकार का अधिकार और भी विस्तृत हो जाता है। सदस्यों की संख्या 24 से 18, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाना, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होना, विधि सदस्य का स्थायित्व, तो ये सब चीजें 1853 के एक्ट में आती है। तो 4-5 आपको ये जो हेडलाइन बताई है इसको आपको यहाँ इसमें दर्शाना है 1853 के
एक्ट में। और ये भी पूछा जाता है कि 1853 का एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय आया, लॉर्ड डलहौजी। ये भी पूछा जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुआ, लॉर्ड डलहौजी। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत में सुधारों की एक परंपरा विलियम बेंटिंक से शुरू हुई थी, उसको कहाँ तक वो चरम पर पहुंचाता है। और इसके समय चाहे सेना हो, पुलिस हो, सार्वजनिक निर्माण हो, डाकतार हो, रेलवे हो, अनेक सुधार यहाँ पर हम देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी को। इसलिए साम्राज्यवादी शासक के साथ साथ एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में भी इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डलहौजी ने अनेक प्रशासनिक सुधार किए और उसके महत्वपूर्ण सुधारों में है सेना में सुधार। सबसे पहले हम देखते हैं कि डलहौजी के समय तक ब्रिटिश साम्राज्य अधिक विस्तृत हो चला था और इसकी सीमा पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सिंध तथा पंजाब तक फैल गई थी। तो इतने बड़े साम्राज्य को सही ढंग से नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था और इस कार्य को बखूबी डलहौजी ने किया। अब तक अंग्रेजी सेना का केंद्र बंगाल ही होता था। डलहौजी ने अब मेरठ में भी सैनिक केंद्र की स्थापना की, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कंपनी का प्रशासन जो चलता था बंगाल से ही चलता था, लेकिन यहाँ पर वो मेरठ में भी सैनिक केंद्र की स्थापना करता है। बंगाल के तोपखाने का मुख्य कार्यालय कलकत्ता से बदलकर मेरठ में स्थापित किया गया। शिमला को सेना का मुख्य कार्यालय बनाया जाता है और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाना एवं भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी लाना था। इस उद्देश्य से भारतीय सैनिकों को बंगाल से हटाकर अन्य जगह पर वितरित कर दिया गया और गोरखों की एक पृथक सैनिक टुकड़ी बनाई गई। पंजाब में एक नई अनियमित सेना का गठन किया गया। यह सेना पंजाब प्रशासन के नियंत्रण में ही रखी गई। सिख और गोरखा सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विप्लव में अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। तो देखो एक बहुत सेना में सुधार जो किया है, अलग रेजिडेंट्स बनाना गोरखा और पंजाब को लेके, और वो कहीं ना कहीं उसको 1857 क्रांति में काम भी आते हैं। बंगाल के सैनिकों को हटाकर दूसरी जगह पर लेके जाना, तो जिससे वो विद्रोह की गुंजाइश ही नहीं बचे। तो ये सब सुधार डलहौजी के समय करता है और एक जो बंगाल उस समय केंद्र हुआ करता था सेना का, और वहां से ट्रांसफर करके मेरठ पहुंचा दिया है और मुख्यालय शिमला में बना दिया जाता है। तो ये सब चीजें उसने एक विस्तारवादी नीति के तहत कहीं ना कहीं पूरे भारत पर नियंत्रण करने के लिए ये सब कदम उठाया। नेक्स्ट देखते हैं कि यातायात एवं संचार व्यवस्था संबंधी कुछ व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि विशाल भारतीय साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया है, तो आंतरिक सुरक्षा की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़नी थी। इसके लिए उसने यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करना उचित समझा और ऐसा करना व्यापारिक हितों के लिए भी आवश्यक था अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और इसके लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य डलहौजी उठाता है, जिसमें पहला काम है सड़कों एवं रेलों का निर्माण वह करता है। लॉर्ड डलहौजी ने यातायात की सुविधा एवं आवश्यक सेना को सुगमता से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सड़कों के निर्माण पर बल दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सड़कों का निर्माण पर काफी काम किया डलहौजी ने, लेकिन वो क्यों करता है? अंग्रेजी हित में ही करता है कि जो यातायात की सुविधा और सेना को फटाफट पहुंचाया जिससे विद्रोह को दबाया जा सके, इसके लिए वह सड़कों का निर्माण करता है। अनेक नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी वह कराता है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी के समय से चलता आ रहा है, उसकी मरम्मत भी कहीं कराता है। इस दिशा में उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में रेलवे का प्रारंभ करना था और इसी कड़ी में 1853 ईस्वी में वह अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में उसने रेलवे के विकास की एक योजना भी बनाई। और सब जानते ही हैं कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? थाना से मुंबई 1853 ईस्वी में। भारत में रेल बनाने का काम एवं उसको चलाने की जिम्मेवारी निजी कंपनियों को सौंपी गई थी और जिनकी पूंजी पर भारतीय सरकार ने कम से कम 5% लाभ देने की गारंटी दी थी। इस पद्धति को गारंटी पद्धति भी यहाँ कहा जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को काम सौंपा गया था और चूंकि प्राइवेट कंपनी है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही वो काम करेगी। और इसी में बताया था कि सरकार ने कम से कम 5% लाभ देने की गारंटी उस समय वो
देता है। डलहौजी की योजना 4 मुख्य लाइन बनाकर संपूर्ण देश को एक दूसरे भाग से जोड़ने एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह से संबंध करने की थी। इस योजना के तहत मुंबई से थाना तक पहली रेलवे लाइन चालू की जाती है और उसके बाद तो फिर तेजी से भारत में रेलवे का विस्तार होता ही है। तो इस रेलवे की व्यवस्था से ही अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में भी अत्यधिक कहीं न कहीं लाभ होता है। उसके बाद देखते हैं डाक और तार की व्यवस्था। सड़कों और रेलवे के निर्माण के साथ ही डलहौजी डाक तार में भी प्रबंध करता है और आधुनिक डाक व्यवस्था का आधार वस्तुतः डलहौजी के समय में ही निश्चित किया गया। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया जाता है और इसके अनुसार तीनों प्रेसिडेंसियों में स्थित पत्रालयों का एक महानिदेशक के अधीन कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रांत में एक पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने ही पहली बार डाक टिकट भी जारी किया। पहले के प्रचलित डाक दरों में कमी लाई गई और अब 2 पैसे के टिकट से समूचे भारत में चिट्ठी भेजी जा सकती थी। विदेशों में पत्र भेजने के लिए 4 आने के टिकट निकाले गए। इन सुधारों से सरकार को अब पर्याप्त आय भी होने लगी। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि अपने अपने देश में कितने पैसे का टिकट चलता था और विदेशों में पत्र भेजने के लिए कितने पैसे का टिकट चलता था। तो याद रखना है 2 पैसे का टिकट और 4 आने का टिकट। तो पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट इसके समय पारित होता है और डाक तार की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसके समय होती है। भारत में तार की व्यवस्था करने का श्रेय भी डलहौजी को दिया जाता है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद डलहौजी ने तार प्रणाली का विकास किया और 1852 ईस्वी में भारतीय तार विभाग की स्थापना होती है और इसी कड़ी में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक 1853 ईस्वी में प्रारंभ की जाती है। धीरे धीरे इसका विस्तार होता है और पूरे देश के जो महत्वपूर्ण केंद्र है उनसे इनको जोड़ दिया जाता है। तो संचार के उन्नत साधनों के विकसित होने से 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने में भी अंग्रेजों को पर्याप्त सहायता यहाँ पर मिलती है। उसके बाद डाक एवं तार के बाद देखते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। ये डलहौजी का अन्य महत्वपूर्ण कार्य था। डलहौजी के पूर्व इससे संबंधित कार्य एक सैनिक बोर्ड द्वारा संपादित किए जाने का भी था और फलतः चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन भी किया जाता है और इस विभाग को जनहित संबंधी कार्य करने के लिए पर्याप्त धन की भी उपलब्ध कराया गया। इसे नहरों, पुलों तथा सड़कों के निर्माण एवं इनकी देखरेख का काम सौंपा जाता है। इस विभाग ने सिंचाई की सुविधा के लिए नहर के निर्माण की एक विस्तृत योजना भी तैयार की, जिसमें गंग नहर परियोजना को पूरा किया जाता है और पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर की मरम्मत की गई तथा अनेक सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं मरम्मत का काम भी यहाँ पर किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी मुक्त व्यापार की नीति का प्रशंसक था, अतः उसने स्वतंत्र व्यापार की नीति भी अपनाई और इसी उद्देश्य से भारत के प्रमुख बंदरगाहों यथा कराची, मुंबई, कोलकाता इत्यादि का विकास कर प्रकाश स्तंभों का निर्माण कर उन्हें सबों के व्यापार के लिए खोल दिया जाता है। कृषि की उन्नति की तरफ भी ध्यान दिया गया और इसे इंग्लैंड के कल कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलने लगता है और भारत में निर्मित वस्तुओं का आयात भी तेजी से होने लगता है। इस नीति से जहां अंग्रेजी उद्योग धंधों का विकास हुआ, वहीं भारतीय उद्योग धंधों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। डलहौजी ने बेंटिंग की ही तरह सामाजिक कुप्रथा को भी दूर करने का प्रयास किया और इसी दिशा में उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1855 ईस्वी के कानून द्वारा विधवा विवाह को जायज घोषित करना। तो जो विलियम बेंटिंग के समय सामाजिक सुधार बहुत बड़े स्तर पे हुए थे, उसी कड़ी में डलहौजी के समय भी यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा विवाह को जायज घोषित किया जाता है 1855 ईस्वी में। तो ये कुछ व्यापारिक और सामाजिक सुधार में कुछ काम थे। अब देखते हैं डलहौजी के समय कुछ शैक्षणिक सुधार भी होते हैं और इसमें सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक योजना तैयार की जाती है शैक्षणिक विकास के लिए
और इस विस्तृत जो योजना प्रस्तुत करता है चार्ल्स वुड 1854 में ये प्रस्तुत करता है और वो इतिहास में वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध है। वुड डिस्पैच डायरेक्ट क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। वुड का पुत्र, वुड का पत्र जो था चार्ल्स वुड के नाम पर ही था। तो इसके अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की योजना बनाई जाती है और इसके अनुसार ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाती है जिनमें प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है और जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों की स्थापना की जाती है जिनका उद्देश्य ये होता है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। इन स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाती है और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों एवं 3 प्रेसिडेंसियों में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है और इन विश्वविद्यालयों का मुख्य काम होता था परीक्षा लेने का। तो यूनिवर्सिटीज की स्थापना यहाँ अब स्टार्ट हो रही है। पढ़ाई का काम जो था इनसे संबंध कॉलेजों में होता था और कानून और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भी प्रोत्साहित यहाँ मिलता था और इसी उद्देश्य से रुड़की है, मद्रास, मुंबई तथा कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले। प्रत्येक प्राथमिक सार्वजनिक शिक्षा निदेशक और अनेक निरीक्षकों की बहाली की जाती है। तो ये शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखभाल स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैक्षणिक स्तर पर वुड का जो डिस्पैच था उसमें काफ़ी स्कूली स्तर से कॉलेज स्तर तक की शिक्षा में एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स कॉलेज आते हैं, माध्यम अंग्रेजी माध्यम भी बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। लॉर्ड डलहौजी के जो सुधार थे उसको हम देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में इसकी गिनती की जाती है इतिहास में और उनके सुधारों ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। रेलवे, मार्गों, नहरों और सार्वजनिक निर्माण की दूरगामी योजनाओं द्वारा भारत को एक ऐसे मार्ग पर चला देता है डलहौजी जिससे कि वह निर्माता और व्यापारिक भारत बन गया। लॉर्ड डलहौजी आधुनिकीकरण में विश्वास करता था और उनसे वे नींवें रखी जिन पर आधुनिक भारत का निर्माण होता था। जो ये आज आधुनिक भारत का निर्माण है, कहीं न कहीं डलहौजी ने बहुत बड़े स्तर पे सुधार किए थे, चाहे वो कंपनी हित में हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको भारत का भी फायदा होता है। ओवरऑल लॉर्ड डलहौजी का अगर जो कार्य किए हैं इसने अब तक, उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें डलहौजी की गणना भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल में की जाती है और अपनी कूटनीतिक एवं सैनिक प्रतिभा का सहारा लेकर उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम विस्तार भी किया। उसकी साम्राज्यवादी नीति की आलोचना अनेक विद्वानों ने की थी। डलहौजी द्वारा देशी राज्य को हड़पने की नीति सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कही जा सकती है। डलहौजी की नीतियों के कारण भारतीय नरेशों में असंतोष की भावना पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी और उसी की परिणति ये निकली कि 1857 के विप्लव हुआ। परंतु डलहौजी ने भारत में अंग्रेजों को हितों की रक्षा की, इसमें कोई संदेह नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए वह करता है। साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का उसने प्रयास किया और चार्ल्स वुड की प्रस्तावना के आधार पर महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधार भी वो करता है। भारत में रेलवे और डाक तार का आरंभ करने का प्रयास यहाँ किया गया पूरी तरह से और जिसमें वह सफल होता है। जनहित संबंधी कार्य करने का विषय कहीं न कहीं लॉर्ड डलहौजी को दिया जा सकता है। उनके सुधारों से सिर्फ साम्राज्य के हितों की सुरक्षा नहीं हुई बल्कि इससे भारतीय भी लाभान्वित हुए थे और डलहौजी को ही बाद में हम देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके लिए पूर्ण रूप में उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि विद्वान ने भी लिखा है कि डलहौजी के कार्यों की समीक्षा करते हुए ठीक ही लिखा है कि उसने लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात भारत के बागी को अपने व्यक्तित्व से सबसे अधिक कहीं न कहीं प्रभावित किया है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यों की समीक्षा कार्ड हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से उसको 1857 के विप्लव के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बहुत से कारण थे 1857 क्रांति का।
लेकिन यह है कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो डलहौजी की जो विस्तारवादी नीति को ही है सामान्य तो जो देखा जाता है 1857 क्रांति के विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। फिर भी लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी एक शासक के रूप में प्रसिद्ध रहा भारत में, और अपने सुधारों के लिए भारत में वह जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी